राम राम मित्रों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रामायण में किस प्रकार से यूरेशिया के भूगोल का बहुत ही सटीक विवरण दिया गया है। ये किष्किंधा कांड का 42वां सर्ग है और इसमें पश्चिम दिशा की ओर वानरों को सुग्रीव भेज रहे हैं सीता जी की खोज के लिए। और ये देखिए श्लोक संख्या 9। श्लोक संख्या 9 में कहा जा रहा है तत्र स्थली मरु प्राय, यानी पश्चिम दिशा में प्रायः मरुभूमि है। ये देखिए 9वां, ठीक है। पश्चिम दिशा में प्रायः मरुभूमि है, अत्यंत ऊंची तथा ठंडी शिलाएं हैं और पर्वतमालाओं से घिरे हुए बहुत से दुर्गम प्रदेश हैं। अब ये जो बात कही जा रही है, लोग कहते हैं कि रामायण कल्पना है, बैठ के लिखी गई है। अब एक एक चीज़ के लिए कोई अन्वेषण कैसे कर सकता है। अब देखिए मैं आपको इसको मैप में दिखाता हूँ, पश्चिम दिशा का जो विवरण है उसको आप देख सकते हैं। ये भारत है, भारत का ये पश्चिमी दिशा है। ये पश्चिम दिशा में देखिए ये सब आपको पर्वत और मरुभूमियाँ दिखेंगे। ये सब पर्वत हैं, ठंडी शिलाएं हैं। ये हिंदू कुश वगैरह जो पर्वत नाम हैं, बामीर, हिंदू कुश उत्तर पश्चिम में, और ये सब ठंडे क्षेत्र हैं, ठंडी शिलाएं हैं और इनके बीच बीच में रेगिस्तान है। यहाँ थार से शुरू करें तो फिर लगातार बीच बीच में रेगिस्तान पड़ेंगे, मरुभूमि। पश्चिम दिशा में मरुभूमि पड़ रही है, ये सब देखिए मरुभूमि है, ठीक है। जितना आप पश्चिम में चलते जाएंगे मरुभूमि पड़ेंगे और पर्वत पड़ेंगे और दुर्गम प्रदेश पड़ेंगे। और यही लिखा गया है 42वें सर्ग श्लोक संख्या 9 में, किष्किंधा कांड। तो यानी ये यहाँ से यहाँ तक का इनको पूरा पता था। और आगे देखिए कि कॉकेशस पर्वतों का भी विवरण दिया गया है, कैस्पियन सी, ब्लैक सी और कॉकेशस पर्वतों का। आगे आल्प्स पर्वतों का भी विवरण है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए मैं आगे इन वर्णित पर्वतों की आपको पहचान बताता हूँ। ये देखिए कहा जा रहा है श्लोक संख्या 33 देखिए, ठीक है। पहले तो 32 देखिए। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर तथा वहाँ की विशाल गुफाओं में सीता सहित रावण की तलाश करनी चाहिए। ये पर्वत जो वाराह पर्वत की बात की जा रही है, ये सुवर्णमय शिखरों वाला वाराह पर्वत, ये वास्तव में जाग्रोस माउंटेन है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आगे जाके पश्चिम दिशा में ये जाग्रोस माउंटेन आप देख रहे हैं। यहाँ उस समुद्र के किनारे की भी बात की जा रही है, सुवर्णमय शिखर। देखिए यहाँ सुवर्णमय शिखर का मतलब ये नहीं कि वो सोने से ढके हुए थे। ये रामायण एक पहली बात काव्य है, काव्य में कोई भी चीज़ घुमा फिरा के लिखी जाती है, बहुत कोई साइंटिफिक ये टेक्स्ट नहीं है, एक काव्य है। और दूसरी बात कि जहाँ पर भी उन दिनों वो ठंडा ज़्यादा पड़ता था, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि समुद्र का लेवल कम था तो ठंड ज़्यादा पड़ती थी, तो इन शिखरों पे बर्फ़ ज़्यादा जमी हुई होगी। और जब बर्फ़ पे सुबह की धूप पड़ती है या शाम की धूप पड़ती है तो वो सोने के समान नज़र आते हैं। तो सुवर्ण में शिखर मतलब बर्फ़ से ढके शिखर, ये आप समझें। तो यहाँ जाग्रोस माउंटेन की बात की जा रही है। फिर कह रहे हैं कि आगे चलकर एक मेघगिरी पर्वत पड़ेगा, ये इल्ब्रुज माउंटेन आप देख रहे हैं, जहाँ पर कि देवराज इंद्र को शासन पर बैठाया गया था, ये इल्ब्रुज माउंटेन, ठीक है। मैं आपको श्लोक में दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए जाग्रोस की बात हुई, जिसको कि पर्वतराज वाराह कहा गया है। और उसके आगे बढ़ने पर एक ऐसा पर्वत मिलेगा जो सब कुछ सुवर्ण में है तथा इसमें लगभग 10 सहस्त्र झरने हैं। ये इल्ब्रुस की बात की गई है। सब कुछ सुवर्णमय का मतलब वो पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उसके चारों तरफ पाए जाने वाले पशुओं की बात की गई है। और उस पर्वत का नाम बताया गया है मेघगिरी, जहाँ पर इंद्र का राज्याभिषेक किया गया था। अब आगे चलते हैं। आपको जान के बहुत ही आश्चर्य और हैरानी होगी कि जो इल्ब्रुज माउंटेन जहाँ की बात की जा रही थी, इसके आगे एक देखिए पर्वत शिखर है ऐरावत के नाम पर, अभी भी माउंट अरावत इसको कहते हैं, बाकू के पास यहाँ पर इस जगह। लेकिन
ये 5,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई है। तो उन दिनों तो यहाँ और ज़्यादा, ये एल्ब्रुस पर्वत जो है, एल्ब्रुस माउंटेन, ये भी 5,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शिखर हैं जो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते होंगे। और ये ऐरावत के नाम पे अभी भी पर्वत है, हालांकि ये नाम ज़रूर बदल दिए, मतलब ये अरावत कहते होंगे, प्रोनाउंसिएशन का तरीका अलग होगा, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये ऐरावत के नाम पे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्या कहा जा रहा है। देखिए श्लोक संख्या 36-37 देखिए। देवराज इंद्र द्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघ को, मतलब यही इल्ब्रुस की बात जो मैंने अभी आपको मैप में बताई, उसके आगे आप जब चलेंगे तो सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे जो चारों ओर से सूर्य के समान कांति से देदीप्यमान हो रहे हैं, सुंदर से फूलों से भरे हुए सुवर्णमय वृक्षों से सुशोभित हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में फूल ज़्यादा होते हैं और फल भी ज़्यादा होते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तुर्की, जो वर्तमान तुर्की है, यानी अनातोलिया जिसको पहले कहते थे, वहाँ के पर्वतों के बारे में कहा जा रहा है। 60,000 सुवर्ण में शिखर। तो वास्तव में बहुत, 60,000 का मतलब एग्जैक्ट 7,000 नहीं, 60,000 नहीं, बहुत सारे शिखरों को कहा जाता है। जिस तरह से एक कवि ने लिखा है ना, आई सी 10,000 आई सी इन अ ग्लांस, तो उसने गिन कर 10,000 नहीं देखे थे, मतलब बहुत सारे। तो इसको इस संदर्भ में लें, ये काव्य है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ की बात की जा रही है। जब आप एल्ब्रुस माउंटेन के आगे बढ़ेंगे, जो इंद्र द्वारा सुरक्षित है, यहाँ पे एक माउंट एरावत मैंने आपको दिखाया ही था, तो ये तुर्की के आपको पहाड़ मिलेंगे। ठीक है, कई पर्वत श्रेणियाँ हैं और यहाँ पर 60,000 शिखर, ये टॉरस माउंटेन है, ये पोंटाइन माउंटेन है, यहाँ बहुत सारे शिखर हैं। और प्राचीन काल में इनमें बहुत सारी बर्फ़ जमी होगी और इनके क्षेत्रों में बहुत सारे फूल और फल पाए जाते होंगे, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट ऐसी है कि आज भी यहाँ बहुत सारे फल पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इसको कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अब उन शिखरों के श्लोक संख्या 40 देखिए, ये 40 का ही अनुवाद है। ये देखिए कि उन शिखरों के मध्य में पर्वतों का राजा गिरिश्रेष्ठ मेरु विद्यमान है, जिसे पूर्व काल में सूर्यदेव ने वर दिया था कि जो भी तुम्हारे ऊपर निवास करेगा वो सुवर्ण के समान कांतिमान और मेरे भक्त हो जाएंगे। तो हो सकता है कि वहाँ सूर्य पूजा होती रही हो उस क्षेत्र में। आज के वहाँ की संस्कृति को देख के हम प्राचीन संस्कृति का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और वैसे भी बोकज कोई में वैदिक शिलालेख मिला था जो ईसा से लगभग 2000 साल पुराना था, तो उसके और पहले भी बहुत सारी चीज़ें रही होंगी। फ़िलहाल वो हमारा यहाँ पे उस पर डिस्कशन हमें नहीं करना है। मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरू पर्वत जो वर्णन है वो क्या था। वो मेरू पर्वत वही तुर्की के पहाड़ों का एरिया था। दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये है पूरा ये मेरू पर्वत, जहाँ की सूर्य की पूजा का इन्फ्लुएंस मिलता है। ठीक है, कि यहाँ सूर्य देव की पूजा होती रही होगी और यहाँ के लोग काफ़ी संपन्न और तेजस्वी होते रहे होंगे। तो प्राचीन काल की जो ट्रॉय नगरी थी, जिस पे फिल्म भी बन चुकी है और ट्रॉय की वो दीवारें वगैरह मिल चुकी हैं पुरातत्ववेत्ताओं को, तो ट्रॉय नगरी इसी क्षेत्र में थी। तो ये बहुत संपन्न क्षेत्र था। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो यहाँ प्राचीन सभ्यता निवास करती थी। आगे चलते हैं। आल्प्स पर्वतों का जिक्र किस प्रकार किया गया है। ये मेरू, यहाँ से कहा गया है कि मेरू पर्वत से 10,000 योजन की दूरी पर अस्ताचल पर्वत हैं और अस्ताचल पर्वत पे सूर्य 24 मिनट में, मतलब आधे मुहूर्त में चले जाते हैं मेरू पर्वत से। मैं श्लोक आपको दिखाता हूँ। श्लोक संख्या 41-42 देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सूर्य देव की पूजा वहाँ मेरू पर्वत पे होती थी बहुत विधिवत रूप से। तो वहाँ बहुत ही संपन्न एक सभ्यता थी और प्राचीन देवता वहाँ निवास करते होंगे, ऐसा इसमें लिखा गया है। और वहाँ से 43 श्लोक संख्या देखिए कि मेरू से अस्ताचल 10,000 योजन की दूरी पर है, किंतु सूर्यदेव आधे मुहूर्त में ही वहाँ पहुँच जाते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ठीक है, तो आधा मुहूर्त का मतलब 24 मिनट, और 24 मिनट में लगभग ये
दिख रहा है कि वहाँ से आल्प्स की दूरी तय कर लेते होंगे। देखिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, अस्ताचल नाम और आल्प्स नाम आज भी जिस प्रकार से एरावत शिखर मैंने आपको दिखाया था, उसी तरह से अस्ताचल से आल्प्स बन गया होगा, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। आल्प्स पर्वत, अस्ताचल पर्वत उसको लिखा गया है हमारे शास्त्रों में। एक बार देखिए मैप में, ये कॉकेशस पर्वत है। कॉकेशस पर्वत को सोमगिरी नाम दिया गया है, ठीक है। इसको भी सुवर्ण में शिखरों की बात की जाए, आज भी ये बर्फ़ से ढके रहते हैं, और उस समय तो और ज़्यादा बर्फ़ रही होगी। प्लिस्टोसीन का अंत हो रहा था, उस समय होलोसीन शुरू हो रहा था, जब का रामायण की घटना है। और ये देखिए कॉकेशस पर्वत के आगे जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये तुर्की का क्षेत्र है, वर्तमान तुर्की का अनातोलिया जिसको कहते हैं, अनातोलिया प्लेट्यू। इसको मेरू पर्वत का नाम दिया गया। और यहाँ आगे आल्प्स हैं जिसको अस्ताचल कहा गया। ये देखिए यहाँ पे ये तुर्की का क्षेत्र है और यहाँ ये आल्प्स हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये उत्तर पश्चिम है, ठीक ठीक पश्चिम नहीं है, तो यहाँ तक आधे मुहूर्त में सूर्यदेव पहुँच जाते हैं, यानी सूर्य की किरणें यहाँ से यहाँ पहुँच जाती हैं अस्ताचल में। इससे आगे क्या वर्णन नहीं है रामायण में, यानी लेकिन फिर भी आल्प्स पर्वत तक वो लोग जा चुके थे, वहाँ तक के बारे में उनको सब कुछ पता था, और आल्प्स पर्वतों को उन्होंने अस्ताचल पर्वत का नाम दिया। अब मैं कॉकेशस पर्वत का विस्तार में वर्णन करता हूँ जो रामायण में दिया हुआ है। देखिए, कॉकेशस पर्वत जिनका आज नाम कॉकेशस है, उनको शास्त्रों में सोमगिरी कहा गया है, और उनका उत्तर और पश्चिम दो दिशाओं में वर्णन किया गया है। और आप मैप में देखें तो ये भारत के उत्तर पश्चिमी दिशा में है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के ठीक ठीक बीच में। मतलब इतना सही बीच में है कि बिल्कुल आपको लगेगा कि समुद्र के बीच में ही है। अब इसका वर्णन देखिए श्लोक संख्या 15 में, ये भी आपका वही सर्ग चल रहा है, ठीक है, 42वां सर्ग किष्किंधा कांड। तो यहाँ पे लिखा है सिंधु सागर योश्य संगमे तत्र पर्वत महान सोमगिरी नाम शितशिंगो महाद्रुमा। इसका मतलब ये है कि सिंधु और सागर के संगम पर, यानी सिंधु और सागर के मिलने के स्थान पर या उनके मध्य, ठीक है। अगले श्लोक में मध्य लिखा हुआ है तो वहाँ पे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने जो अनुवाद किया है उसमें सिंधु नदी कर दिया, जो कि पूरी तरह गलत है। यहाँ पर ये सिंधु जो है वो समुद्र के पर्यायवाची के ही रूप में लिखा है। इसका मतलब है दो अलग अलग समुद्र, सिंधु और सागर। ये सिंधु विशाल समुद्र को द्योतक है, सागर आंतरिक समुद्र को, तो सागर कैस्पियन सी को कहा गया है और सिंधु ब्लैक सी को, क्योंकि ब्लैक सी फिर फर्दर जुड़ा हुआ है, लगातार वो अन्य सागरों से जुड़ा है और अटलांटिक तक वो सब जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, इसलिए उसको सिंधु कहा गया है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये देखिए कॉकेशस पर्वत हैं ये, और जो सागर और सिंधु के मध्य हैं, उस ज़माने में कैस्पियन सी में और ज़्यादा जल रहा होगा, इसमें भी और ज़्यादा जल रहा होगा, तो ये भी एरिया भरे हुए होंगे, ये एरिया पानी से भरे होंगे, इसलिए इन दोनों के मध्य दिखाई पड़ता होगा। अगले सर्ग में एक और श्लोक इस पे सोमगिरी पर आया है, वहाँ ये और क्लियर हो जाएगा कि ये कॉकेशस ही है। देखिए अभी 42वां सर्ग था जिसमें पश्चिम दिशा का वर्णन था, अब ये 43वां सर्ग है जहाँ ये देखिए लिखा हुआ है उत्तर दिशा के स्थानों का परिचय। अब इसी में मैं आपको सोमगिरी या कॉकेशस के बारे में बताता हूँ। ये देखिए श्लोक संख्या 53, उत्तर दिशा का वर्णन किया जा रहा है कि उस देश को लांघ कर जाने पर उत्तर दिग्वर्ती समुद्र उपलब्ध होगा, जो कैस्पियन सी, उस समुद्र के, कैस्पियन और ब्लैक दोनों को मानिए, उस समुद्र के मध्य भाग में सोमगिरी नाम का बहुत ऊंचा सुवर्ण में पर्वत है। तो सुवर्ण में मैंने आपको बताया था कि वहाँ धूप पड़ने से जो बर्फ़ से ढके हुए शिखर हैं वो सोने की कांति से चमकते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ये कॉकेशस की बात की जा रही है। एक बार पुनः मैप में देखें, ये निचले एरिया, ये तो काफ़ी नीचे का एरिया है, समुद्र तल से नीचे का,
तो ये निचले एरिया अगर पानी से उस समय भरे होंगे, बिल्कुल भरे होंगे, क्योंकि कैस्पियन सी ये जो है ये एक अवशिष्ट समुद्र है, मतलब जो प्राचीन काल का जो एक टेथिस सी था उसका ये अवशेष है। तो उस जितना पहले की बात की जाएगी इसमें जल ब्लैक सी और कैस्पियन सी में उतना ज़्यादा रहा होगा। तो ये चीज़ें जो है ये मतलब एरियाज़ जो हैं ये बहुत संभव है कि पानी से भरे रहे हों। तो ये पूरा जो माउंटेन है ये समुद्र के बीच में दिखेगा। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना साउथ से रखें, साउथ से देखें नॉर्थ के तरफ, तो आपको ये एक कंटिन्यूअस चेन लगेगी कि एक पूरा समुद्र है, उनके बीच में ये माउंटेन है। यही कारण था कि सिंधु सागर का संगम भी इसको कहा गया। ठीक है, तो यहाँ इसको सोमगिरी कहते हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि रामायण में आर्कटिक का वर्णन है, अंटार्कटिका का वर्णन है, सब कुछ है, लेकिन अन्य वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।